आज का मेरा टॉपिक है गॉल स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पित्ते में पथरी बन जाती है, गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं कोलीलाइथियासिस। सबसे पहले हम देखें कि गॉल स्टोन्स एक्चुअली हैं क्या। गॉल स्टोन्स किस ऑर्गन के अंदर बनते हैं, उसका नाम है गॉल ब्लैडर यानी पित्ता, जो कि एक स्मॉल पीयर शेप, छोटा सा पीयर शेप्ड ऑर्गन है जिसके अंदर बॉडी बाइल स्टोर करती है। अब बाइल वो लिक्विड है जो डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। अब गॉल स्टोन्स कंकरियों की तरह छोटे छोटे पीसीज होते हैं जो कि कंसनट्रेटेड बाइल मटेरियल के होते हैं। अब जो बाइल फ्लूइड है इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, तो इसके अंदर कोलेस्ट्रोल है, बाइलिरुबिन है, बाइल सॉल्ट्स हैं और लेसिथिन है। गॉल स्टोन्स जो है या तो वो कोलेस्ट्रोल से मिलके बने होते हैं या फिर बाइलिरुबिन से। और ये जो पित्ता है, जो गॉल ब्लैडर है, उसके बॉटम पे यानी कि उसकी तह में जमा हो जाते हैं, जहाँ पे वो हार्डन फॉर्म में जाके सख्त होके पत्थरों की शक्ल, स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम पत्थरी कहते हैं। गॉल स्टोन्स की अगर साइज़ की बात करें तो ये इतने छोटे हो सकते हैं जितना कि एक रेत का ज़र्रा, रेत का छोटा सा दाना, या फिर इतना बड़ा हो सकता है जितना कि एक गोल्फ बॉल का साइज़ है। अब इनकी ग्रोथ की बात करें, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे होता है कि इनकी ग्रोथ नहीं होती, जितनी पथरी होती है स्टार्ट में एंड तक उतनी ही रहती है, और कुछ केसेस में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसकी ग्रोथ की वजह ये है कि बाइल जो है वॉश ओवर करता है, मतलब उस पथरी के ऊपर से बार बार बाइल गुजर रहा है, तो उसके साथ क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल वो कलेक्ट कर लेगा, उसके साथ चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो स्मॉलर स्टोन से। अब दो साइज़ के हो सकते हैं, या तो स्टोन जो है, जो पथरी है वो छोटी होगी, स्मॉलर होगी, या फिर वो उसका साइज़ बड़ा होगा, लार्जर होगी या बिगर होगी। अब जो स्मॉलर स्टोन्स हैं वो ज़्यादा ट्रबल कॉज करते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं, क्योंकि स्मॉलर स्टोन्स ईजीली ट्रैवल कर लेते हैं। जो बड़ी पथरी होती है उसके लिए ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। अब क्या होता है कि जब वो ट्रैवल करती है तो आगे जाती है डक्ट्स में। अगर मैं आपको पित्ते का, गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये इसका फंडस है, दिस इज बॉडी, और ये नेक। अब यहाँ पे गॉल स्टोन है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा जब ये डक्ट में आ गया। यहाँ पे सिस्टिक डक्ट दिखाई हुई है, हेपेटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया कि वैसे फ्लूइड नॉर्मली बाइल यहाँ से फ्लो कर रहा था, जब यहाँ पे पथरी आ गई तो इसने इसका रास्ता बंद कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया, स्टक होगी। जब यहाँ फंस जाएगी तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में देखा था कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या जीआईटी ट्रैक का, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, उसका एक पार्ट है। अब बाइल जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं उसको बनाता है लीवर यानी कि जिगर। गॉल ब्लैडर का काम या पित्ते का काम ये होता है कि वो इस फ्लूइड को स्टोर करके रखे, और जब ज़रूरत हो तो ये इंटेस्टाइन में इसको भेज दे। ठीक है। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। अब हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स की टाइप्स की। तो हमारे पास दो किस्मों के गॉल स्टोन होते हैं। एक कोलेस्ट्रोल गॉल स्टोन जो कि कोलेस्ट्रोल से मिलकर बने हुए, दूसरे पिगमेंट स्टोन जो कि पिगमेंट वाले बने होते हैं बाइलिरुबिन से। अब जो कोलेस्ट्रोल वाले हैं वो इम्प्रॉपर बाइल की जब कंपोजिशन होती है, या बैलेंस उसका डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस बाइल कंपोजिशन हो जाती है, या गॉल ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो रहा, खाली नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से बनते हैं कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट बन जाते हैं। और इसके कलर की बात करें तो ये येलो या ग्रीन कलर का होगा। अब जो पिगमेंट स्टोन है ये ऐसी कंडीशंस की वजह से होते हैं जो कि बाइलिरुबिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इसके स्टोन के कलर की बात करें, यानी कि पत्थरी का कलर इसमें डार्क ब्राउन होगा या फिर ब्लैक होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स, यानी कि इसकी अलामात क्या है। अगर किसी को पित्ते में पत्थरी है तो उसकी क्या क्या अलामात देखने को मिलेगी। दर्द होगा, ठीक है, पेट में। पेट का जो राइट साइड पे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं राइट या अपर मिडल एब्डोमेन, वहाँ पे हल्का दर्द भी हो सकता है, शार्प पेन भी हो सकता है, डल या शार्प दोनों तरह का दर्द होगा। और रेफर्ड पेन, यानी कि पित्ते में मसला होने की वजह से कंधों पे दर्द हो सकता है। अब जो पीछे हड्डियां हैं दोनों साइडों पे, बोन्स की बात करें, स्कैपुला की, स्कैपुला जिसे स्कैपुला का वो पार्ट जिसे हम आम जुबान में कह रहे हैं शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड के दरमियान में भी दर्द हो सकता है। दोनों शोल्डर ब्लेड्स या दोनों स्कैपुला के दरमियान में या शोल्डर ब्लेड के राइट साइड पे उसके ऊपर भी दर्द हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स मिलेंगे और इंडाइजेशन वगैरह होगी। ये शोल्डर है ना, इसकी बैक साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे इस तरफ पेन होगा, या इन दोनों शोल्डर्स के दरमियान जो बैक साइड पे जगह बनती है वहाँ पे होगा। उसके अलावा गैस का प्रॉब्लम होगा,
अगर हम स्टूल के कलर की बात करें तो उसका कलर जो है वो क्ले का तरह हो जाएगा, यानी कि वो जो बाइलीरुबिन जो है आ रहा था उसकी वजह से वो एक्सेस में चला गया है, पत्थरी बना दी है और वो स्टूल को प्रॉपर कलर नहीं दे रहा है, इस वजह से स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा। नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्रेथ सांस लेने के साथ दर्द होगा, ठीक है। और ये जो ऊपर हम लोगों ने सिम्टम्स की बात की, ये खाना खाने के बाद ज़्यादा कॉमन है और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि रात के वक्त ये सिम्टम्स, ये अलामात ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो गॉल स्टोन्स या पित्ते की पत्थरी बनती इस वजह से है कि जब केमिकल इम्बैलेंस आता है बाइल के अंदर, बाइल वाला जो फ्लूइड है उसके अंदर जब केमिकली वो डिस्टर्ब हो जाता है तब पत्थरी बनेगी। अब उसमें केमिकल डिस्टर्बेंस किस तरीके से हो सकती है, या तो कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, या फिर बाइलीरुबिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, दोनों सूरतों में पत्थरी बन सकती है। अब इसके कॉजेज़ को मज़ीद अगर हम थोड़ा सा इन्हेंस करके देखें तो वही बात है कि कोलेस्ट्रोल अगर बाइल में बहुत ज़्यादा हाई है तो तब पत्थरी बनेगी, या फिर बाइलीरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर तीसरा तीसरा वजह ये हो सकती है कि गॉल ब्लैडर या जो पित्ता है वो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो रहा, ठीक है, पूरी तरह से उसकी सही तरीके से ड्रेनेज नहीं हो पा रही, इस वजह से भी पत्थरी बन सकती है क्योंकि वो फ्लूइड वहाँ पे रह के डिपॉजिट कर जाएगा। अब हम बात करेंगे कि गॉल स्टोन्स की वजह से पित्ते के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। क्या होता है, गॉल स्टोन्स की वजह से पित्ते के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब जब यहाँ पे पत्थरी आई, ठीक है, इस डक्ट को इसने ब्लॉक किया जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी गॉल ब्लैडर की और पेन और बाकी सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और ये इसी तरह से या तो इस डक्ट को ब्लॉक कर सकती है या फिर कॉमन बाइल डक्ट को भी ब्लॉक कर सकती है। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स की, ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर कोलेस्ट्रोल बाइल में बहुत ज़्यादा हाई हो जाए उसकी वजह से पित्ते में पत्थरी बन सकती है। जेनेटिकली ये चीज़ फैमिलीज़ में रन करती है। ओबेसिटी, वज़न बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, इस वजह से कहते हैं वज़न को कंट्रोल अगर करके हम रखें तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर बहुत अचानक से वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, तो उस सूरत में भी हो सकता है। अब हम इसके डायग्नोसिस की यानी कि इसकी तशखीस की बात करेंगे, कैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है। एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवा के, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, और एक और प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं ERCP, जिसका मतलब फुल फॉर्म ये है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। अब ये जो ERCP है ना, ये ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है और डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि तशखीस के लिए भी और इलाज के लिए भी। अब अगर हम थोड़ा सा डायग्नोसिस को मज़ीद देखें तो डायग्नोसिस में इसकी मेडिकल हिस्ट्री, इसका फिजिकल एग्ज़ाम, ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और दूसरी इमेजिंग अगर ज़रूरत हो जैसे कि MRI, CT स्कैन वगैरह, ये चीज़ें भी कराई जा सकती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ERCP वाला जो प्रोसीजर है कि वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो है इन एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि अगर जिगर में, पित्ते में, बाइल डक्ट में या पेंक्रियाज में, इन तमाम चीज़ों में से किसी एक चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, उसकी तशखीस करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं माउथ के ज़रिए, पेशेंट के माउथ के ज़रिए एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली स्टमक में आती है, और अगर हम आगे देखें उसमें से फिर मज़ीद एक ट्यूब निकलती है जो कि डक्ट के अंदर एंटर होती है, और वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको डिटेक्ट कर लेती है, और इन केस अगर डक्ट के अंदर स्टोन आया, वो जो पत्थरी डक्ट में आई हो, तो वहाँ से ईजिली इसको निकाला भी जा सकता है, और इस तरह से ये साथ इलाज भी हो गया इसका। अब हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के इलाज की, इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में सवाल आता है कि क्या पित्ते की पथरी को सर्जरी के बगैर ठीक किया जा सकता है, क्या हर हाल में ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसकी जो सर्जरी है ना, पित्ते को रिमूव करने वाली सर्जरी है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की मेडिकल कंडीशन पे। ज़्यादातर लोग जिनके अंदर गाल स्टोन्स होते हैं, पित्ते की पथरी होती है, उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, और इस तरह के पेशेंट जिसमें कोई अलामात नहीं आ रही, जिसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई और अलामात महसूस नहीं हो रही, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, उसको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। अब ये काम है डॉक्टर का, स्पेसिफिकली सर्जन का, वो डिटरमिन करता है कि क्या इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, वो सिम्टम्स की बेस पे ये चीज़ डिटरमिन करता है। अब हम लोग इसकी मैनेजमेंट की बात करें, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों को देखें तो इस फ्लो चार्ट से काफ़ी अच्छा आपको इजीली समझ आ जाएगा।
अब देखें, अगर एक पेशेंट में गॉल स्टोन्स आइडेंटिफाइड हो गए हैं, ठीक है, यानी कि पता चल गया, अल्ट्रासाउंड किया, पता चल गया कि इसको पित्ते में पथरी है। अब हम देखेंगे सिम्टोमेटिक है या नहीं है, यानी कि पेशेंट के अंदर अलामात आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर उसके अंदर अलामात आ रही हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ, जिसके अंदर हम NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, या फिर पेन रिलीव करने के लिए नारकोटिक पेन रिलीवर्स दे सकते हैं। अगर उसके अंदर अलामात नहीं आ रही, यानी कि वो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो फिर हम देखेंगे क्या उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो हम इलेक्टिव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। या फिर अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो उसको क्लिनिकल फॉलोअप दे दिया जाता है, यानी कि दोबारा से चेक करवा के देखते हैं कुछ अरसे बाद कि इसको ज़रूरत है सर्जरी की नहीं है। अब हम लोगों ने बात की कि अगर वो सिम्टोमेटिक था, उसके मेडिकल मैनेजमेंट करके देख लिया, अगर मेडिकल मैनेजमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशंस बन रही हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस का सवाल यहाँ पे है कि अगर बन रही हैं तो क्या करेंगे, अगर नहीं बन रही तो क्या करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो हम लोग जैसे कि कोलीलाइथेसिस बन रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ERCP परफॉर्म करेंगे और साथ में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। अगर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बन गया है तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी 72 आवर्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और अगर पेंक्रियाइटिस बन गया, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के नेम है, तो फिर लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे डिस्चार्ज से पहले। अब अगर किसी में पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं बन रही तो हम देखेंगे क्या वो कैंडिडेट है, सर्जरी उसके अंदर परफॉर्म की जा सकती है, इज ही कैंडिडेट फॉर सर्जरी। अगर वो है तो उसमें हम क्या करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएंगे विद ERCP, यानी कि एंडोस्कोपी वाला जो प्रोसीजर था उसके साथ भी कर सकते हैं और उसके बगैर भी किया जा सकता है। और अगर वो उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, छोटे छोटे से रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स हैं, और फिर हम ये चीज़ देखेंगे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो क्या उसका गॉल ब्लैडर का फंक्शन अच्छा है, गुड फंक्शन कर रहा है। अगर है तो फिर हम ओरल डिसोल्यूशन थेरेपी देंगे या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी दे सकते हैं। और लेकिन इनका ये है कि मतलब उसको ओरली ऐसी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है जिससे ज़रिए पथरी खुद ही घुल के निकल जाती है। लेकिन इन दोनों का डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह के ट्रीटमेंट से उसके दोबारा से पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस टाइम तो ठीक हो गया, हो सकता है कुछ अरसे के बाद फिर डेवलप हो जाए। तो सर्जरी का ये फ़ायदा होता है कि दोबारा डेवलपमेंट के चांसेस नहीं होते, क्योंकि पूरे पित्ते को ही रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। फिर एक और चीज़ है कि अगर गॉल ब्लैडर का फंक्शन देखेंगे, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा, उसका फंक्शन गुड नहीं है, तो क्या है कि लार्ज पिगमेंटेड या रेडियो ओपेक गॉल स्टोन्स हैं। अगर हैं तो हम लोग क्लिनिकल मैनेजमेंट में जाएंगे, जिसमें इमरजेंसी में हमें लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं है तो क्लिनिकल फॉलोअप दे देंगे। अब ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसको अगर समझ लें अच्छे तरीके से तो आई थिंक इसकी मेडिकल मैनेजमेंट या जिसको ट्रीटमेंट है गॉल स्टोन्स का वो बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सर्जरी के हवाले से। दो टाइप्स की सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है, एक है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, और दूसरी है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर क्या होता है कि एक बड़ी सी इंसिजन लगाई जाती है और उसके अंदर से उसके ज़रिए गॉल ब्लैडर को रिमूव कर लिया जाता है, जबकि कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर छोटी छोटी 3-4 इंसिजन्स लगाई जाती हैं और उनसे स्कोप डाल के और दूसरी जो सर्जिकल टूल्स हैं वो इंसर्ट करके गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। अब इन दोनों में आगे हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की इंसिजन्स की जैसे मैंने बात की 4 इंसिजन्स है, अब उनकी लोकेशन दिखाई हुई है, एक यहाँ पे हो गया, एक बिल्कुल गॉल ब्लैडर के ऊपर हो गया और इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का प्रोसीजर क्या है और किस में किस तरह से किया जाता है। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जिसको LC से हम डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर यह है कि कट कम से कम लगता है और 4 छोटी छोटी इंसिजन्स की जाती हैं एब्डोमेन में, ताकि जो सर्जिकल टूल्स हैं वो अंदर इंसर्ट किए जाएं, बॉडी के अंदर जाएं, और साथ एक सर्जिकल वीडियो कैमरा भी होता है जिसके ज़रिए विजुलाइज करता है, मॉनिटर पे नज़र आता है सारा के अंदर क्या चल रहा है। और अब सर्जन क्या है कि गॉल ब्लैडर को वो देखता है पित्ते को और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को देखता है और इजीली उसको अच्छे तरीके से रिमूव करता है कि मतलब साथ में कोई और स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, ठीक है।
अब सर्जन का काम क्या है कि वो एक विजुलाइज करने के बाद मैनिपुलेट करेगा। अब वो जो लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स बाहर को हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में सर्जन के हाथ में, उनको मैनिपुलेट करता है, उनको मूव करके बॉडी के अंदर से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देता है। अब इस प्रोसीजर का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर पेशेंट जो है उसका बेड स्टे, हॉस्पिटल स्टे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, उसके ज़ख़म जल्दी भर जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखें ना पीछे इस डायग्राम में, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर इतना बड़ा कट लगा रहे हैं तो इसको हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। और आजकल जो है ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। लेकिन हाँ, ये ऐसा ज़रूर है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।